बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के पेपर को हल करके देखेंगे। और यह जो पेपर है यह आपका हो चुका है। इसमें जो प्रश्न नंबर 1 से 5 तक थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। प्रश्न 6 से 13 तक 2 अंक के क्वेश्चन थे। प्रश्न 14 से 16 3 अंक के प्रश्न हैं और 17 से 21 4 अंक वाले प्रश्न हैं और 22 से 24 वाले 5 अंक के प्रश्न हैं। बच्चों, इसको हल करना इसलिए आवश्यक है कि इसी पैटर्न पर आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर भी आएगा, मतलब इसी तरह का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर भी आएगा। इसलिए आपको इसको हल करके रखना जरूरी है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हमें वार्षिक परीक्षा में किस तरह से उत्तर लिखना है और किस तरह से तैयारी करना है। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर जो पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म किस सन में हुआ था? ब वाला आएगा इसमें 1880 में। ठीक है, 1880 में। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण। ग है फूले नहीं समाना वाक्य है। तो फूले नहीं समाना जो वाक्य है वह मुहावरा है। ठीक है, मुहावरा है। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चों। है राहुल जी ने सन 1929-30 में ल्हासा की यात्रा किस देश के रास्ते से की थी? तो ये नेपाल के रास्ते से की थी। बच्चों, हमने ये जब पाठ पढ़ा था तब हमने यह भी पढ़ा था कि राहुल जी ने ये यात्रा नेपाल के रास्ते से की थी। ठीक है, और यह जो 2 क्वेश्चन थे विशेषण वाले और फूले नहीं समाना, यह आपके पाठ से संबंधित है। ठीक है, विशेषण भी है और ब्रिज कोर्स में भी विशेषण है। तो इस प्रकार वहां से लिया गया है। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपकी वार्षिक परीक्षा में भी बच्चों इसी पैटर्न पर प्रश्न पत्र आएगा। आपको यह प्रश्न पत्र पूरा अच्छे से हल कर लेना चाहिए। तो इसमें पहला है, संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। ठीक है, नए स्थान पर पहुंचे। वाला है राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। ठीक है, 150 है। कविता के शब्दों के अनुशासन को कहते हैं। तो इसमें आएगा छंद। छंद कहते हैं। फूले नहीं समाना वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे यह सही विकल्प में भी आ गया था और रिक्त स्थान में भी आ गया। इसमें आएगा मुहावरे। मुहावरे का उदाहरण है यह। प्रश्न नंबर 3 है, सत्य असत्य का चयन कर लिखिए। तो यहाँ सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें कहे किसी एक वर्ण की आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। तो यह आ जाएगा असत्य। ठीक है, असत्य है। वर्ण की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार नहीं होता। रस ख वाला है, रस मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं। तो यह सत्य है। ठीक है, मुख्य रूप से 9 प्रकार के होते हैं लेकिन 10 रस होते हैं। ठीक है, ललच्छत कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो यह सत्य है, आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को रस कहते हैं। तो यह असत्य बच्चों, असत्य है, क्योंकि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार आना चाहिए था। यहाँ पे क्या आएगा? अलंकार कहते हैं। ठीक है, अलंकार कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें कॉलम और कॉलम ब को देखकर सही जोड़ी बनाना था। तो सही जोड़ी में आपको जिसके सामने जो सही है वही लिखना चाहिए। तो इसमें कहे कश्मीरी कवि तो कश्मीरी कवि है ललच्छत। ठीक है, ललद्यत। शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द, तो शब्द के पूर्व जो शब्द लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। कबीर की रचना, तो कबीर की रचना है कबीर ग्रंथावली। गधे में गुणों की पराकाष्ठा है ऋषियों मुनियों से। तो यह जो है 2 बैलों की कथा वाले पाठ से लिया गया है। ठीक है, कश्मीरी कवि और कबीर की रचना वाले जो दोनों हैं, यह दोनों जोड़ी जो है यह आपके पद्य खंड में दोनों पाठ से ली गई है। और शब्दों के पूर्व लगने वाले शब्द जो उपसर्ग हैं यह आपके व्याकरण से है। ब्रिज कोर्स में भी उपसर्ग है। प्रश्न 5वां है, निम्न प्रश्न के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, निपात शब्द किसे कहते हैं? तो निपात शब्द किसे कहते हैं बच्चों? जब हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया था तो उसमें निपात शब्द भी बताए थे और निपात शब्द किसे कहते हैं प्रश्न भी बताया था। और इसी तरह
वार्षिक परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें निपात शब्द किसे कहते हैं? तो वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए, ठीक है, वाक्य में किसी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जैसे ही, भी, ठीक है, तो यह निपात शब्द है। कबीरदास जी ने पहले पद में किनका विरोध किया है? तो कबीरदास जी ने पहले पद में बाह्य आडंबरों का, बाह्य आडंबरों का, ठीक है, बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, मतलब दिखावे का और बनावटीपन का विरोध किया। तो इसमें आएगा बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। बच्चों ये ग वाला जो क्वेश्चन है, लाख किसे कहते हैं, वास्तव में यहाँ होना था वाख किसे कहते हैं, वाख, ठीक है, वाख किसे कहते हैं। तो इसमें आएगा ललध्यत की काव्य शैली को, ललध्यत की काव्य शैली, ठीक है, ठीक है, ललध्यत की काव्य शैली जो है, ललध्यत की काव्य शैली है उसे वाक कहते हैं। ललध्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। तो यहाँ वाक होना था, लाख तो किसी पाठ में कुछ है नहीं ऐसा, तो यहाँ आएगा वाक किसे कहा जाता है? तो ललध्यत की काव्य शैली जो है उसे वाक कहा जाता है। घ है ललध्यत ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो ललध्यत ने सच्चा ज्ञान किसे माना है? तो इसमें आएगा आत्मज्ञान को सच्चा ज्ञान माना है, ठीक है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चों, आसान थे। उसके बाद प्रश्नोत्तर है, ठीक है। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, अथवा छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, ये क्वेश्चन हमने इम्पोर्टेंट बताए थे बच्चों, है ना। और इसके प्रश्नोत्तर के वीडियो भी चैनल की प्लेलिस्ट पर है। आपको हिंदी में किसी भी पार्ट के प्रश्नोत्तर के वीडियो चाहिए तो चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 9 हिंदी में है बच्चों, आप उसमें जाकर देख सकते हो। बहुत आसान और सरल भाषा में है। उसी प्रकार यह दूसरा जो प्रश्न है 2 नंबर का, हीरा और मोती को मालकिन ने आकर उनके माथे को क्यों चूम लिया, या फिर अथवा में है गया कौन था हीरा और मोती को वो अपने घर क्यों ले गया। तो इनके प्रश्नों के वीडियो भी है बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन थे। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 8 जो है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया, अथवा लेखक ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा किस वेश में की थी और क्यों की थी। तो यह पार्ट 1 2 बैलों की कथा के दोनों क्वेश्चन है 6, 7, और 8वां जो है यह पार्ट 2 का है, लासा की ओर वाले पार्ट से है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 9 जो है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये काव्य खंड के हैं। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, तो काव्य खंड में कबीर के पद है ये दोनों। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो यह भी काव्य खंड का है। और इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, सारे काव्य खंड के है। अब प्रश्न नंबर जो 11 है, प्रत्यय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, और तत्सम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये अथवा में था। प्रत्यय शब्द किसी शब्द के पीछे लगने वाले शब्दों को प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण आपको बता देने थे। और तत्सम शब्द हो जाएंगे संस्कृत से हिंदी भाषा में लिए जाने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण आपको बताने थे। उसके बाद प्रश्न नंबर जो 12 था, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। तो बच्चों यह क्वेश्चन तो हमने लिखवाया भी था आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों में, व्याकरण में हमने यह प्रश्न लिखवाया था, क्योंकि आपकी पुस्तक का प्रश्न है। 2 बैलों की कथा के भाषा अध्ययन जो दे रखा, 2 बैलों की कथा में जो भाषा अध्ययन दे रखा उसका प्रश्न था यह। उसी प्रकार क्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, यह प्रश्न जो है ब्रिज कोर्स से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 जो था, अलंकार से संबंधित क्वेश्चन दे रखे, यमक और श्लेष अलंकार, तो आपके कोर्स में है बच्चों, ये अलंकार आपको करने हैं। तो इससे संबंधित वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे व्याकरण के, जिससे कि आपको व्याकरण में कोई परेशानी न हो। प्रश्न नंबर 14 है, मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए थे उसमें था मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताया था बच्चों। तो मुहावरे वाला भाग केवल आप लिख देते तो मुहावरे की परिभाषा हो जाती, या फिर लोकोक्ति वाला भाग केवल लिख देते तो लोकोक्ति की परिभाषा हो जाती, और उदाहरण आप लिख सकते थे। मुहावरे का एक उदाहरण तो पेपर में ही दे रखा है। प्रश्न नंबर 15 था, निम्न शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इनके एक वाक्य बनाने थे, ठीक है। काकी, हलवा, व्यंजन, कचौरी, इनसे एक एक वाक्य बनाने थे। जैसे काकी कल बाजार जाएगी, आज मैंने हलवा खाया,
दुकान पर बहुत अच्छे व्यंजन मिलते हैं, मुझे कचौरी बहुत पसंद है। इस प्रकार से एक एक वाक्य, जैसे हमने ब्रिज कोर्स में वाक्य बनाए थे वैसे वाक्य बना देने थे। या फिर इसके अथवा वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान था। अपनी पसंद की कविता की 4 पंक्तियां लिखे, तो कोई सी भी कविता की 4 लाइनें आपको लिख देनी थी। प्रश्न नंबर 16 में था उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार यमक श्लेष आ गया, उपमा और उत्प्रेक्षा भी आ गया। तो बच्चों अब इनकी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में अलंकार आ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 है मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय के जीवन परिचय के वीडियो में हम मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय बना चुके हैं बच्चों, आप वो कर लेना। इसके अथवा में था लासा की ओर यात्रा वृत्तांत की पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो यह भी आप अपने मन से लिख सकते थे। हमने पाठ पूरे अच्छे से समझा कर इसके वीडियो भी बना चुके हैं। हिंदी में सारे पाठों के वीडियो बने हुए, आप चैनल की प्लेलिस्ट पर एक बार यदि देख लोगे तो आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 18 था पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या, और इसी के साथ था प्रश्न नंबर 20 जो था पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो बच्चों इम्पोर्टेंट गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या की हम बनाने वाले हैं, बहुत जल्दी बनाएंगे। और इनकी व्याख्या, ठीक है, काव्य खंड की व्याख्या के हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, और जो गद्य खंड है उसमें भी हमने पाठ इतने अच्छे से कर रखे हैं कि आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हो। और इसका क्या तरीका है उसका एक वीडियो बना दिया जाएगा, जिससे कि आपको आगे परेशानी न हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 19 था कबीरदास जी का काव्य परिचय बताना था, तो इसका वीडियो बना हुआ है बच्चों। और वाक पाठ सारांश अपने शब्दों में लिखे, तो इसमें वाक पाठ के जो हमने व्याख्या करी थी उसके आपको उसी को लिख देना था अपने शब्दों में। आपको जीवन परिचय यदि देखना हो तो चैनल की प्लेलिस्ट पर बहुत आसान भाषा में बना रखा है, और इसके साथ ही इसमें महत्वपूर्ण क्या है वो भी बता रखा है। प्रश्न नंबर 21 है रूपरेखा लिखिए। किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखनी थी यहाँ पर, तो बहुत आसान है। रूपरेखा लिखने का तरीका भी हम आपको बता देंगे, इसका एक वीडियो बन जाएगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत आसान थे बच्चों ये, अपठित, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना था। उसके बाद अगला जो प्रश्न था अपने प्राचार्य को 3 दिन का अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखे, या अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए आवेदन पत्र लिखे। तो बच्चों मित्र को जन्मदिन का बधाई पत्र हमने ब्रिज कोर्स के इम्पोर्टेंट में बताया था कि यह जरूर आ सकता है क्योंकि आपके ब्रिज कोर्स में है। और उसके बाद जो प्रश्न नंबर 24 था किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना था। तो बच्चों यह प्रश्न नंबर 22 जो दे रखा था अपठित गद्यांश पढ़कर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने थे। इसमें जो प्रश्न था गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको इसका उचित शीर्षक लिखना था। और इसका उचित शीर्षक, यह पूरा जो गद्यांश किस ओर संकेत कर रहा था, तो यह कर रहा था आशा उत्साहित करती है वाली बात आखिर में यही कही गई थी। सारी बातों के बाद मुख्य बात थी आशा उत्साहित करती है, निराशा से प्रसन्नता और शांति नष्ट हो जाती है, आशा उत्साहित करती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे इसका आशा निराशा। ठीक है, निराशा से क्या हो रहा है और आशा से क्या हो रहा है यही बताया गया था इस गद्यांश में। तो आशा और निराशा भी लिख सकते थे। यहाँ पर ही इस गद्यांश का शीर्षक यही होगा। ठीक है, इससे संबंधित हो सकता हम आशा का महत्व भी लिख सकते हैं, निराशा के परिणाम भी लिख सकते थे इस गद्यांश का शीर्षक। तो इन दो शब्दों पर ही इसका शीर्षक बनेगा। तो इस प्रकार हमने हिंदी का जो है कक्षा 9वीं का पूरा पेपर देख लिया है। इससे संबंधित वीडियो हम बनाएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न के, जिससे कि आपको वार्षिक परीक्षा में कोई परेशानी ना हो।